इंडिया का स्टेक और स्टैंड एक बार समझाइए, क्योंकि इंडिया बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रही है शुरुआत से, और इस मसले पर भी अभी प्रधानमंत्री भी 2 दिन पहले इजराइल थे। इंडिया का अप्रोच इस पूरे प्रकरण को लेकर, गौरीशंकर जी। अभी देखिए अमन जी, ऐसा है कि भारत यही चाहता था कि ये युद्ध नहीं हो किसी भी तरह से। यस। मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब इजराइल गए थे तो शायद ये भी एक टॉपिक रहा होगा, उनको समझाने की कोशिश की होगी कि आप युद्ध में नहीं फंसे। पहली चीज तो युद्ध को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, पूरे 4 साल से अभी तक युद्ध चल रहा है और लाखों लोग वहां मारे जा चुके हैं। यस। दूसरी चीज, ये हमारे हित में बिल्कुल नहीं था, इसका कई कारण है। पहला तो करीब 1.5 करोड़ के करीब लोग हमारे गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ट्रू। और उनकी सारी रोजी रोटी वहां से आती है। वो बहुत बड़ा रेमिटेंस, करीब 90 करोड़ डॉलर का रेमिटेंस हर साल, सॉरी, 90 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हर साल इंडिया भेजते हैं। जी। तो उनको जो समस्याएं अभी ऑलरेडी अस्थिरता चालू हो गई है, लोगों के फोन आने लग गए हैं, इंडिया से फोन करने लग गए हैं लोग कि क्या हो रहा है आपके बच्चों की, सुरक्षित तो है नहीं है, हम्म। आप आ जाओ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरा, हमारा करीब 30 बिलियन डॉलर का गल्फ कंट्रीज से ट्रेड है। यस। वो ट्रेड डायरेक्टली इफेक्ट होगा, क्योंकि वो ट्रेड रूट्स ही वो हैं, उनमें जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तीसरा, हमारा सऊदी अरेबिया से काफी बड़ा ऑयल इंपोर्ट अभी भी है, हम्म। और गैस का इंपोर्ट कतार और ओमान से है, तो उसके ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा। हम्म। चौथा, ये जो है अभी स्वेज कैनाल को बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं हूतीज। यस। अगर हूतीज रेड सी और स्वेज कैनाल को बंद कर देंगे तो ट्रेड रूट जो है हमें यूएस के, सॉरी, यूरोप के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगी, हम्म। तो ट्रेड को इम्पेक्ट करेगा। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हम्म। सभी देशों के लिए होगा, लेकिन इंडिया के लिए विशेष रूप से होगा, क्योंकि हमारी गल्फ कंट्रीज के साथ बड़े विशेष और क्लोज रिलेशंस रहे हैं यस। काफी वर्षों से। और जी, ये सोया सुन्नी का जो मैटर है, उसको समझना भी जरूरी है। देखिए पूरे गल्फ कंट्रीज में मैं, बहरीन में मैं सर्व कर चुका हूँ, मैं यस। सऊदी भी कई बार जा चुका हूँ। ये बहुत स्ट्रोंग मैटर है वहाँ पे। ये हमेशा ईरान को एक सस्पिशियन नज़र से, बड़े संदेह के तरीके से उसको देखा करते हैं कि यस। ईरान कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दे। अब ईरान ने मेरे विचार में ये बड़ी गलती की है कि जो अमेरिकन बेसेज इन कंट्रीज में थे, उनके ऊपर अटैक करके इन देशों में और ज्यादा भय का वातावरण पैदा कर दिया है। जी। और अब ये सभी लोग जो है ना, वो अमेरिका को फुल्ली सपोर्ट करेंगे, ये इसलिए ये कि मेरे। आप किसी भी तरह ईरान की यस। क्षमता को खत्म करिए। एग्जैक्टली यही मैं समझना चाह रहा हूं कि पहले कहा जा रहा था ईरान पर हमला, मुस्लिम देश, उम्मा, वो सारी चीजें। यहां तो ईरान ने जो है हमला कर दिया मिडिल ईस्ट। लेकिन आरएसएन सिंह हमारे साथ लाइव हैं। जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, डिफेंस एक्सपर्ट है, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं आरएसएन सिंह। ये हूती, हिजबुल्लाह और हमास को फंड करने की कीमत ही चुका रहा है ईरान मेरे ख्याल से, या कोई और ट्रिगर पॉइंट? नहीं, यूं यूं इसको आप बोले अभी। इन्होंने कर्नल साहब ने बोला कि ट्रिगर पॉइंट वो अक्टूबर 7 वाला जो हमला था, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। वहां से ये पूरा, मतलब सिस्टम, ये पूरा अ, ये रोल करना शुरू कर दिया। और आप देखें, बड़े लॉजिकली और बड़े सिस्टमेटिकली ये लोग गए हैं। जी। जो यूएस इसराइल की, जो यूएस एंड इसराइल, सबसे पहले आपको उसको पैलेस्टीनियंस को ये किया, फिर हिजबुल्लाह को, फिर सीरिया को। तो जब इसके पूरे इस ईरान के जो प्रॉक्सीज थे खत्म करने के बाद, फिर 12 दिनों का युद्ध हुआ। आपको मालूम है, जब यस। इसराइल, और जिसमें इन्होंने जैसा कहा कि उनके निकले ठिकानों को भी बमबारी की गई। उसके बाद से इनकी क्षमता बिल्कुल डिग्रेडेड हो गई है। इनको, और इनका कैलकुलेशन क्या है इसराइल और अमेरिका का, कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। हम्म। ऐसा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, ये कमजोर हो चुके हैं। लीडरशिप लीडरशिप से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। जी। वहां की आम जनता में अगर घबराहट है तो एक तरह की खुशी भी है। और मैं अपने, जो मैं कुछ सोर्सेस से, ओपन सोर्सेस से जो मैंने समझता हूँ, वो ये इस्लामिक डिक्टेटरशिप से ये तंग आ चुके हैं वहां पे। ठीक। वो कहते हैं कि तुम्हारे ये इस लीडरशिप, इस्लामिक डिक्टेटरशिप के कारण तीन तीन बड़ी लड़ाइयां लड़ी इन्होंने, आप सोचो।
ईरान, ये जो पहला जो लड़ाई हुआ था, इसका 8-10 साल जो चला ईरान इराक हुआ, आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरी जो 18 साल के ऊपर, 18 और 30 साल के ऊपर में पूरे जो मेल पॉपुलेशन एक तरह से वहां डेसिमेट हो चुका था। महिलाओं को लड़के नहीं मिल रहे थे शादी के लिए, ये हालात हो गई थी। जी सर। तो उसका ये है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, तो कारण मैं बता दूंगा आपको। इजराइल, आप ये समझिए कि दो कंट्री 1947-48 में बनाए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इजराइल और पाकिस्तान, ये दोनों किसी स्ट्रेटेजिक रीजन से बनाए गए थे। ये वेस्ट का आउटपोस्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी। इसीलिए ये, अगर आप पूरे दुनिया का नक्शा देखें और अपने से ये सवाल पूछें कि नॉर्थ अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट के बीच में अगर इजराइल नहीं होता तो क्या होता, क्या होता, बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी पॉइंट, क्या वेरी होता, वैलिड। ये सवाल सबको पूछना चाहिए। आपका सुएज कैनाल का क्या होता, यस। आपका ये है ना। तो ये है, इसलिए उसको कभी न्यूक्लियर पावर बनने की, उसको मतलब उसको नहीं, इजाजत नहीं देंगे ये लोग। और ये मुझे पहले से मालूम था कि ये बातचीत फेल होगी। क्या इसलिए फेल होगी कि अगर उनकी शर्तें मान लेते, मान लीजिए अमेरिकन की, नहीं हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया, तो फिर ये जो इस्लामिक लीडरशिप है इसका क्या होगा। क्या होता, यस। दूसरी बात, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। दूसरी बात आपको एक मैं बता दूं, ये सारा खेल पेट्रो डॉलर्स का है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। देखिए, दुनिया में जो कंजम्पशन है ऑयल का पर डे का 100 मिलियन बैरल्स है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा किस कंट्री, लेकिन द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इज यूनाइटेड स्टेट्स जी ऑफ सर। अमेरिका। उनको भी 7 मिलियन बैरल शॉर्टफॉल है उनका। ये जो 20-25 मिलियन का जो शॉर्टफॉल जो है ऑयल का, वही पेट्रो डॉलर्स को बचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सर अब वो सवाल गैप, ये मैं ये आपसे समझना चाहूंगा जरूर कि अब इसका अंजाम क्या होगा। जी, मतलब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो युद्ध आगे और एस्केलेट होगा और बढ़ेगा और हमले होंगे, ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन महीना 2 महीना, या ये आज की रात में निपट जाएगा, होगा क्या? मैं आप चारों जो मेहमान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे साथ रहें। लेकिन इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला कितना व्यापक और विस्फोटक है ना, उस हमले में इस्तेमाल टोमाहॉक मिसाइलों की मार से समझा जा सकता है। आप देखिए सुपर पावर ने कैसे ईरान को दहला दिया, ये देखिए और समझिए, और इस पर भी आप आगे हम बात करेंगे कि अब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन का अगर जवाब दिया जाएगा इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो वो क्या अंतिम प्रहार होगा, बात इसकी करेंगे आगे। दिन दहाड़े ईरान पर तूफानी हमला, 30 जगहों पर हवाई हमले। (28 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तूफानी हमले कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण धमाके हुए हैं। ईरान में लगभग 30 जगहों पर हमले हुए। हमलों का मुख्य टारगेट ईरान की टॉप लीडरशिप, मिसाइल अड्डे और परमाणु ठिकानों को बताया गया। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए ऑपरेशन का नाम लियोनस रोर यानी कि शेर की दहाड़ रखा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ये अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य ईरान के खतरे को खत्म करना है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और सुप्रीम लीडर अली खामनेई को निशाना बनाया है, लेकिन किसी के भी घायल होने या मरने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में 30 जगहों पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में कई बम और मिसाइलों से स्ट्राइक की गई है। ईरानी शहर कोम में हमले हुए हैं। पश्चिमी ईरान के करमान शहर पर भी हमला हुआ। ईरान के इस्फान पर हमला हुआ।
तेहरान के पास सबसे बड़े शहर कराज पर हमला हुआ। कराज तेहरान के पास बड़ा शहर है। एस्फान यहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र और मिसाइल उत्पादन संयंत्र है। यहां पर भी हमले की खबर है। Began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי. फोर्डो और नतांज इन भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से प्रहार की सूचना है। IRNA समाचार एजेंसी के मुताबिक इलम शहर के पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में विस्फोटकों की आवाजें सुनाई दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दफ्तर और घर पर भी हमला कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि अली खामनेई तेहरान से सुरक्षित जगह पर भाग गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जोमहोरी क्षेत्र और उत्तरी तेहरान के सैयद खदान इलाके में मिसाइलें गिरी है। नेतन्याहू ने अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद अपने पहले वीडियो मैसेज में तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। उनके मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सकें। ट्रंप ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC से कहा है कि वो आत्मसमर्पण कर दें, जबकि IRGC के कमांडरों ने दो टूक कह दिया कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर भी भारी प्रहार किया गया है ताकि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता को खत्म किया जा सके। सैन्य मुख्यालय, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुख्यालयों और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया